कृतिकॉन। जब मैं कॉलेज में थी तो छुट्टियों में घर चली जाती थी। मेरे माता पिता देश के दूसरे कोने में रहते थे, इसलिए मुझे जाने में पूरा 1.5 दिन लगता था और रास्ते में एक मोटेल में रात को रुकना पड़ता था। वो एक मंजिला एल शेप की जगह थी जो शायद 50 के दशक में बनी थी, जहां कमरे सीधे पार्किंग लॉट में खुलते थे। मोटेल का पेंट फीका पड़ रहा था। सामने बजने वाले नियॉन साइन थे जिनकी आवाज रात में सुनाई देती थी। वो जगह साफ सुथरी और सस्ती थी, साथ ही कॉलेज से ठीक 10 घंटे की ड्राइव पर थी। मैंने सोचा कि सोने के लिए अच्छी जगह है। ये मेरे कॉलेज का दूसरा साल था। मैं वहां पहुंची और कमरे के लिए कैश पेमेंट किया, फिर अपनी कार ठीक अपने दरवाजे के सामने पार्क कर दी। मैंने अपना ओवरनाइट बैग अंदर रखा। सब कुछ ठीक है ये देखने के लिए मैंने अपना रूम चेक किया, फिर अपनी कार के पास वापस बाहर गई। लेकिन जैसे ही मैं अपना दरवाजा लॉक कर रही थी तो मेरे पास के कमरे में कोई औरत आई। शायद वो औरत 30 साल की थी। वो चलते समय अपने फोन देख रही थी, इसलिए वो मुझसे टकरा गई। फिर भी मैं उससे सॉरी बोलती इससे पहले कि उसने कहा, ए, अंधी हो क्या? ए, देव को बदतमीज औरत देख के नहीं चल सकती। उसका ऐसा अजीब सा बिहेवियर देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने इसे खुद पर हावी होने नहीं दिया। और जब मैं अपनी कार की तरफ गई तो मैं मन ही मन हंस रही थी। कुछ लोग कितने मजेदार तरीके से बुरे बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक रात रुकने वाली थी, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वैसे भी मेरी उससे दोबारा कोई बात नहीं होने वाली थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा और छोटी मिस रूड की एक बहुत खतरनाक आमना सामना होने वाला था। मैं उसी फ्राइड चिकन खाने वाली जगह पर गई जहां मैं पिछले साल भी गई थी। वो अभी भी खुला हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने अपने लिए एक सैंडविच, कुछ फ्राइज और एक आइस टी ली। फिर पार्किंग लॉट में वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने एक आदमी को देखा जो मेरे कार के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी पैनल वाली खिड़कियों से अंदर के लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने दोस्ताना आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मुझे अपनी कहानी बताई। लगभग 1 हफ्ते पहले उसकी पत्नी के माता पिता की अजीब कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालात और खराब होती गई और एक दिन उसका पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो ये कहकर अपनी कार लेकर चली गई कि वो अपने मरे हुए माता पिता को ढूंढने जा रही है। जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उस आदमी की पत्नी की मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। वो आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बहुत बेताब था। खुद को चोट पहुंचाने या किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। जब उसने स्क्रीन घुमाई तो मैंने उसे पहचान लिया। वो छोटी मिस रूड थी, वही औरत जो शायद सिर्फ 45 मिनट पहले मेरे मोटेल के कमरे के बाहर मुझसे टकराई थी। मैंने तस्वीर को देर तक देखा और कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही और फिर उस आदमी की आंखों में देखकर मैंने उनसे कहा, नहीं सॉरी, मैंने उसे नहीं देखा है। मुझे अपना सेल नंबर देंगे तो अगर मुझे वो दिखेगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने जितना हो सके सच्चा दिखाने की कोशिश की। उसका सेल नंबर लेने के बाद शुभकामनाएं दी और फिर अपनी कारों की तरफ वापस चली गई, जबकि उसने मेरी काइंडनेस के लिए मुझे थैंक्स कहा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे, तुमने उस आदमी को झूठ क्यों बोला जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था? हाँ, मैं समझती हूँ, अगर मैं भी अभी यह पढ़ रही होती तो मैं भी यही सवाल पूछती। लेकिन जैसे ही मैं उस आदमी को यह बताने वाली थी कि मुझे पता है कि उसकी पत्नी मेरे बगल वाले मोटेल के कमरे में है, तभी मेरे दिमाग में मेरे दोस्त एली की आवाज की गूंज सुनाई दी। एली, जो हाई स्कूल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त में से एक थी। जब वो सीनियर थी तब उसे एक भयानक डेटिंग के अनुभव से गुजरना पड़ा था। उसने एक बड़े लड़के को डेट करना शुरू किया। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बस कुछ साल ही बड़ा था। वो लड़का बहुत कूल लगता था और उसके पास एक अच्छी कार भी थी और उसके पास मेरी दोस्त पर खर्च करने के लिए पैसे भी थे। वो एक पूरा साइको निकला जो नहीं का जवाब नहीं में नहीं सुन सकता था। उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि वो बार बार आता रहता था। कभी उस पर चिल्लाता था तो कभी उसे वापस आने के लिए भीख मांगता था। लेकिन नई जगह पर काम शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद वो वहां भी पहुंच गया और इस बार वो बात नहीं करना चाहता था।
उसने उसे अपनी कार में खींचने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि यह सब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाद में जब मेरी दोस्त की एक पुरानी मिडिल स्कूल के दोस्त को इसके बारे में पता चला तो उसने रोते हुए मेरी दोस्त को फोन किया और कहा कि ये सब उसकी गलती थी। मेरी दोस्त के एक्स बॉयफ्रेंड ने उससे संपर्क किया था। उसने उसे एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में बहुत सारी झूठी बात बताई और फिर उसे बेवकूफ बनाकर एले की नई काम करने की जगह के बारे में पता लगा लिया था। ये बिहेवियर क्रूर, धोखे वाला और चालाकी भरा था। इसी वजह से उसे उससे ब्रेकअप भी करना पड़ा था। इसलिए जब उस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिन्हें मैं वेरीफाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि बेहतर होगा कि मैं सेफ रहूं। सिर्फ एली के अनुभव की वजह से मैंने उसे झूठ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी कहानी सुनाई वो मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे उसने पहले से तैयारी की हो। अगर उसकी कहानी सच होती तो मैं जरूर उस आदमी की मदद करती, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। जब मैं मोटेल वापस आई तो मैं सीधे अपने बगल वाले कमरे के दरवाजा पर गई और फिर कुछ पल हिचकिचाई। फिर आखिरकार दरवाजा खटखटाया। मैंने देखा कि मेरे दाईं ओर पर्दे हिले और फिर अचानक छोटी मिस रूड की आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? वो गुस्से में या पागल नहीं लग रही थी, बस दरवाजा नॉक करने की वजह से वो थोड़ी नाराज थी, लेकिन वैसी तो नहीं लग रही थी जैसा उसके पति ने बताया था। जब मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ पूछना है और ये आमने सामने पूछना बेहतर होगा, तो वो दरवाजे पर आई और दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर अंधेरे से मेरी तरफ देखा। फिर उसने मुझसे बहुत धीमी आवाज में पूछा कि मैं उसके दरवाजे पर क्यों आई हूं। मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि मैं क्या और कैसे कहूं। मैंने उसे एक सवाल पूछा, मैम, क्या आपके माता पिता का हाल ही में निधन हुआ है? अब उसने अपना चेहरा अजीब सा बनाया और मुझे बताया कि नहीं, उसके पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी और उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। इन हालात में ये कहना अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अब संतुष्टि मिल गई थी कि उस आदमी के पूछने पर मैंने जानकारी ना बताकर सही किया था। मैं पागल नहीं थी और मेरा शक बिल्कुल सही था। उस महिला के चेहरे पर अभी भी उलझन थी। मैंने उसे जल्दी से उस आदमी के बारे में बताया जिससे मैं उस चिकन वाली जगह की पार्किंग में मिली थी, और बताया कि कैसे उसने मुझे उसकी एक तस्वीर दिखाई थी। जैसे ही मैंने ये कहा उसका चेहरा उतर गया और पीला पड़ गया, लेकिन सिर्फ सदमे या एहसास से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे बताया हो कि मरे हुए लोग अपनी कब्रों से बाहर आ रहे हैं। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने मुझसे कहा कि क्या तुम अंदर आ सकते हो? मेरे अंदर जाने के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और सबसे पहले उसने मुझे थैंक्स कहा। मैंने उस महिला के व्यवहार में पूरा बदलाव देखा। वो पहले तो रूखी और असामाजिक लग रही थी, लेकिन जब उसने बताया कि वो हाल ही में अपने जालिम पति से बचकर भागी है, तो वो बेचारी और कमजोर लगने लगी। ये सिर्फ झगड़े या गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि सालों से लगातार हो रही हिंसा की बात थी। फिर जब उसे डर लगा कि वो उसे पीट पीट कर मार डालेगा और अब उसके जाने का समय आ गया है। जब वो काम पर था तो वो सिर्फ कपड़ों का एक बैग, कुछ पैसे और अपनी कार लेकर चुपके से निकल गई। उसके साथ हुए सारे जुल्मों के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उस औरत को बताया कि मैंने उसके पति से झूठ बोला था कि मैंने उसे नहीं देखा है, तो वो इतनी राहत महसूस कर रही थी कि मुझे लगा कि वो रो पड़ेगी। मैंने उसे उसका सेल नंबर लेने के बारे में भी बताया और मजाक में कहा कि उसे गलत जगह बताकर गुमराह भी कर सकती हूँ। अब ये पहली बार था जब मैंने उसे सच में मुस्कुराते हुए देखा और वो धीरे से हंसी। वो मुझे उसके साथ शामिल ना होने के लिए लट किया। फिर उसने मुझे 1 दर्जन बार और थैंक यू कहा। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं सोने की तैयारी करने लगी। मैं अच्छा महसूस करते हुए सो गई, जैसे मैंने एक पीटती हुई पत्नी को उसके जालिम पति से बचाने में सच में मदद की हो। लेकिन कुछ घंटे बाद मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे मैं डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ी, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग नींद में था। मैंने शुरू में सोचा कि मैंने जो सुना वो बाहर हाईवे पर कार एक्सीडेंट होगा। मैं खिड़की तक भी नहीं पहुंची थी कि मुझे एक और धमाके की आवाज सुनाई दी, और वो बगल वाले कमरे से आ रही थी। उसी कमरे से जिसमें छोटी मिस रूड रहती थी, या जैसा कि उसे कहा जाना चाहिए, भागी हुई पत्नी। मैंने कपड़े पहने और स्पीकर पर 911 डायल किया, उन्हें बताया कि क्या हो रहा है। फिर दरवाजे से बाहर पार्किंग लॉट की ओर भागी। मैंने अभी तक उसके पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है जो उन चीजों के लिए जिम्मेदार हो जो उसने चिल्लाकर कही थी, और सिर्फ वही आदमी उस तरह से जवाब दे सकता है। कपड़े पहनने के बाद मैं पार्किंग लॉट में भागी और ठीक उसी समय मैंने चिकन वाली जगह के पार्किंग लॉट वाले आदमी को देखा। उसने उसे वहां से पकड़ा हुआ था
और वो अपनी भागी हुई पत्नी को एक पिकअप ट्रक की ओर घसीट रहा था। वो अपने पैरों पर नहीं थी, वो बेहोश थी। उसके पैर जमीन से रगड़ रहे थे और उसे उस फटी गुड़िया जैसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चिल्लाने लगी और उसे छोड़ने के लिए कहने लगी। मैं लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहने लगी। मोटल के कुछ और मेहमान अपने कमरों से बाहर आ गए। उनमें से एक बड़ा आदमी सीधे उनकी तरफ दौड़ा और उसे छोड़ने के लिए चिल्लाया। सड़क से थोड़ा आगे और एक आदमी भी उसमें शामिल हो गया। उस औरत के पति ने उनमें से एक आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन उस अफरा तफरी में एक तीसरा आदमी साइड से आया और औरत के पति को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसके बाद शायद उसकी आंखें खुल गई कि वो कितने लोगों से घिरा हुआ है और अपनी ट्रक की तरफ भागा। वो उस जगह से तेजी से निकला और हाईवे पर तेजी से चला गया। किसी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। एक और मेहमान एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन कर रहा था। वो औरत अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा सूजा हुआ था। मैं सोचने लगी कि उसके पति ने उसे कैसे ढूंढा होगा और मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने मुझे उसकी फोटो दिखाई तो उसने जरूर देख लिया होगा कि मैंने उसे पहचान लिया है, या शायद उसे झूठ की बू आई होगी। फिर वो मेरा पीछा करते हुए मोटल तक आया होगा और उसने मुझे दूर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए देख लिया होगा। मैंने ही उसके लिए सब आसान कर दिया था। मुझे लगा कि मैं उस औरत की मदद कर रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से उसे एक बहुत बुरे हादसे का शिकार होना पड़ा। तब तक पुलिस भी औरत की मदद के लिए आ गई। फिर कुछ ही देर बाद ईएमटी वाले आए और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले गए। तब तक वो औरत जाग चुकी थी, लेकिन जाहिर है उसकी हालत ठीक नहीं थी और मैं उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी एक गलती की वजह से उसका हिंसक पति सीधा उसके पास पहुंच गया था। सालों तक मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि इस सब की हादसे में मेरी कोई गलती नहीं थी। पुलिस और ईएमटी वालों के जाने के बाद सब कुछ फिर से बिल्कुल शांत हो गया और मैं वापस बिस्तर पर गई और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और मैंने चेकआउट किया। ऐसा करते समय मैंने मैनेजर से भी बड़ी मुश्किल से नजरें मिलाई। मैंने उस औरत के बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं बस अपनी कार में बैठी और चली गई। मैं पूरी जिंदगी अपने वजन से जूझती रही हूँ। मैंने पिक परफॉर्मेंस जिम का एक ऐड देखा जिसमें 90 दिनों में जिंदगी बदलने वाले बदलाव का वादा किया गया था। मैंने तुरंत साइन अप कर लिया। जिम छोटा था, एक स्ट्रिप मॉल में एक नेल सैलून और पिज्जा शॉप की जगह के बीच में था। कुछ खास तो नहीं था, लेकिन यह सस्ता था और मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास था। वहीं मेरी मुलाकात मार्क से हुई, जो मेरा ट्रेनर भी था। वो लंबा फिट था, उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी। हमारे पहले सेशन के दौरान उसने 1 घंटा मेरे गोल्स, आदतों और शेड्यूल के बारे में पूछा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा करोगी लाया, तुम यहाँ आई, यही मायने रखता है। मुझे ये अच्छा लगा कि कोई मुझ पर भरोसा किया। ट्रेनिंग नॉर्मल शुरू हुई। मार्क ने मुझे बहुत पुश किया, लेकिन वो जानता था कि कब पीछे हटना है। वो हर सुबह मोटिवेशन और मील प्लान रिमाइंडर के साथ टेक्स्ट करता था। फिर वो दिन में चेक करने लगा, पूछता था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या मैंने काफ़ी प्रोटीन खाया है, क्या मैं पानी पी रही हूँ। और सब कुछ करने पर वो कहता था कि तुम कमाल कर रही हो। उसका टेक्स्ट मैसेज आता था कि मुझे तुम पर गर्व है। 2 हफ्ते बाद मैंने 5 पाउंड वजन कम कर लिया था। 1 महीने बाद 10 पाउंड। रिजल्ट दिख रहे थे। मार्क हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन अब तारीफ करने के तरीके बदल गए थे। तुम उन लेगिंग्स में बहुत अच्छी लग रही थी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी सुंदर हो। बाद में जब आसपास लोग होते थे तो उसने मुझे ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसने कहा कि हम बिना किसी ध्यान भटके बेहतर फोकस कर सकते हैं। एक रात उसने हमारी सेशन के दौरान गोलियां का एक डिब्बा निकाला। उसने उसे स्पेशल सप्लीमेंट बताया और उसने कहा कि ये मैं सबको नहीं देता, लेकिन तुम अगले लेवल के लिए तैयार हो। ये फैट लॉस को तेज करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, तुम्हें इसके नतीजे 2 गुना तेजी से दिखेंगे। मैंने थोड़ा हिचकिचा कर पूछा, इनमें क्या है? उसने कहा, यह पूरी तरह से हर्बल और सेफ है, मैं इन्हें खुद लेता हूँ। वो मुस्कुराया। मुझ पर भरोसा करो लाया, मैंने तुम्हें कभी गलत रास्ता दिखाया है क्या? मैं वो डिब्बा घर ले आई और उसे वैसे ही लेना शुरू कर दिया जैसे उसने मुझे बताया था। मार्क एक प्रोफेशनल था, उसे मेरी परवाह थी। वो मुझे कुछ बुरा क्यों देगा?
एक हफ्ते के अंदर मुझे हल्का महसूस हुआ। कभी कभी थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन मुझे सच में एनर्जी महसूस हुई। फिर 2 रात बाद मैं एक लेट सेशन खत्म कर रही थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। जिम हमारे अलावा खाली था। मार्क ने मुझे वेट इन से पहले एक आखिरी पुश के लिए देर तक रुकने के लिए मना लिया था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नया है, उसने एक पर्पल स्पोर्ट्स ड्रिंक निकालते हुए कहा। मेटाबॉलिज्म बूस्टर, तुम इसे सोने से पहले पियो। ये सोते समय काम करता है, रात भर फिट बर्न करता है। मैंने कहा, सच में? लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सप्लीमेंट ठीक है जो मैं अभी ले रही हूँ। उसने फिर धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें रिजल्ट चाहिए या नहीं? मैं तुम्हें सैकड़ों डॉलर के प्रोटीन सप्लीमेंट्स फ्री में दे रहा हूँ। कम से कम तुम मेरी एक्सपर्टीज पर भरोसा तो कर सकती हो ना? उसके इतना कहते ही मुझ पर गिल्ट का पहाड़ टूट पड़ा। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, इतना समय बिताया। मुझे लगा मैं एहसान फरामोश हो रही थी। मैंने कहा, ठीक है, सॉरी। उसने कहा, दैट्स माई गर्ल, लो पियो इसे। मैंने बोतल ली और घुट घुट कर उसे पी लिया। इसका टेस्ट गंदा सा था, लेकिन अंगूर के फ्लेवर जैसा कड़वा लग रहा था। मैंने लगभग आधा पी लिया था, इससे पहले कि मेरा सिर भारी हो जाए। मार्क, मुझे ये अजीब लग रहा है। उसने कहा, ये नॉर्मल है। मे भी तुम्हारा बीपी शायद कम है। आओ, बैठ जाओ। वो मुझे खिड़कियों और सामने की मेज से दूर पीछे कोने में मेट की ओर ले गया। मेरी आंखें धुंधली सी हो रही थी। मार्क ने कहा, बस पीछे लेट जाओ, आराम करो। उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, इससे ड्रिंक बॉडी में अच्छे से घुल जाएगी। मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाजू काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है मुझे घर जाने की जरूरत है। ये ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। उसका हाथ मेरे एंकल पर था। वो अपने हाथ मेरे काफ तक ले गया। मुझे वो टच गलत लग रहा था। मैंने तभी कहा, मार्क रुको। मार्क ने कहा, तुम बहुत तनाव में हो, तुम बस आराम करो। लाया। मैंने उसके हाथ को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मुझे हिलने में मुश्किल हो रही थी। मैं चीख भी नहीं पा रही थी। मार्क मेरे ऊपर झुक रहा था, मेरा शरीर काम नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ मेरा सीने में था। मेरी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी। तभी जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला हो, और तभी वहां कई लोग आ गए। उससे दूर हटो। सब कुछ तेजी से हुआ। मार्क हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया। 2 पुलिस वाले दौड़े। जिम की एक औरत भी उनके साथ आई हुई थी, और उसके हाथ में उसका फोन था। उस औरत ने कहा, ऑफिसर, मेरे पास सारे सबूत हैं। उसने कैसे उसे ड्रिंक पिलाई और क्या कहा, उसने उसे कैसे छुआ, सब मेरे फोन में है। एक महिला ऑफिसर मेरे बगल में घुटनों के बल बैठकर बोल रही थी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें मदद मिल रही है। मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने टेस्ट किया और ड्रिंक में रोहिपनॉल मिला, जो डेट रेप ड्रग था। जो सप्लीमेंट में ले रही थी वो खतरनाक और उत्तेजक थे, जो हफ्तों से मेरे सिस्टम को खराब कर रहे थे। मुझे बचाने वाली महिला का नाम रिचल था। वो 3 महीने से जिम जा रही थी, और वो मार्क के पैटर्न पर ध्यान दे रही थी। वो सब कुछ फोन में कैद कर रही थी, और उस रात उसने मेरा पीछा किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। रिचल ने कहा कि उसे मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। रिचल ने अस्पताल में बताया, मुझे पूरा यकीन नहीं था। अगर मैं गलत होती तो मैं किसी के लिए कोई परेशानी खड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसे वो ड्रिंक निकालते हुए देखा तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। उस रात मार्क को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में और भी 5 लड़कियों का पता चला, जिन पर उसने 2 साल पहले ऐसा किया था। वो लड़कियां कुछ भी कहने में बहुत शर्मिंदा और डरी हुई थी। वो लड़कियां सोच रही थी कि वो अकेली है, या शायद उन्होंने चीज़ों को गलत पढ़ लिया है, या उन्हें लगता था कि वो इसी के लायक थे। मैंने मार्क के खिलाफ कंप्लेन की। कोर्ट ने मार्क को दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया गया। 6 महीना पहले मैंने हफ्ते में 2 बार थेरेपी लेना शुरू की, और घर में मैं फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दी। मुझे नया फ़ोन नंबर लेना पड़ा, क्योंकि मैं उन पुराने टेक्स्ट को देखकर बीमार महसूस नहीं करना चाहती थी। कभी कभी रात में आज भी मैं उस पर्पल ड्रिंक और अपने शरीर पर उसका हाथ महसूस करते हुए मैं डर कर जाग जाती हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। ट्रेनर्स पर कभी भरोसा मत करो। सही शेप में रहने की कोशिश मत करो। हर किसी के बारे में पैरानाइड रहो। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जगह किसी और औरत ने मुझ पर ध्यान दिया। उसने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैं एक भ्रम और विश्वास कर रही थी। मेरे साथ जो हुआ, मुझे उसके बारे में बुरे सपने नहीं आते, बल्कि मुझे उसके बारे में बुरे सपने आते हैं जो लगभग होने ही वाले थे, और ये किसी तरह और भी बुरा हो सकता था। 23 साल की उम्र में मेरी जिंदगी काफ़ी आम थी।
मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, अच्छे दोस्त थे और हॉली मेरा डॉगी, जिसे लगता था कि मैं चांद पर लटकी हूँ। मेरा वजन लगभग 200 पाउंड था। किसी किसी दिन मुझे मेरा वजन ठीक लगता था और दूसरे दिन मुझे वजन को लेकर बुरा फील होता था। फिर मेरी बहन की सगाई हो गई और उसने मुझे अपनी मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहा। शादी 6 महीने में थी। मैं फोटो में अच्छी दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया, जिसमें काम से पहले हॉली के साथ सुबह की सैर करना था। उस सर्दियों की सुबह वजन कम करने की ये मेरी तीसरी कोशिश थी। पहली 2 बार मैंने 10 मिनट बाद ही हार मान ली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग लगा। धुंध की वजह से सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हॉली मेरे बगल में चल रही थी, उसकी रस्सी झंझना रही थी और काफ़ी समय बाद पहली बार मुझे आराम महसूस हुआ। हम शायद 20 मिनट बाहर रहे होंगे जब मैंने फुटपाथ के पास वाली गली के पास एक आदमी को देखा। वो मेटल के ड्रम में जलती आग के पास झुका हुआ था। आग की लपटों में उसका चेहरा अजीब और मोम जैसा लग रहा था। उसके कपड़े फटे और गंदे थे, जो चिथड़ों की तरह लटक रहे थे। मैंने मुड़ने के बारे में सोचा, लेकिन फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया और खुद से कहा कि मैं पैरानाइड हो रही हूँ। वो शायद कोई बेघर आदमी था जो गर्म रहने की कोशिश कर रहा था। मेरा अगला विचार था कि उसके मुझे देखने से पहले ही मैं उसके पास से निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम उठाए, उसने ऊपर देखा और उसके मुंह पर एक धीमी चौड़ी मुस्कान आई। उसके पीले दांत आग की रोशनी में चमक रहे थे। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ में रूखापन और अजीब तरह की खुशी थी। मैंने सिर हिलाया और हॉली को पास खींचते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सामने खड़ा हो गया और उसने फुटपाथ को रोक दिया। उसने कहा कि ये एक अच्छा कुत्ता है। वो हमारी तरफ बढ़ते हुए बोला, सच में ये अच्छा है, इसका नाम क्या है? हॉली ने खतरा महसूस करते हुए धीरे से गुर्राना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हमें जाना होगा। मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। वो भी मेरे साथ आगे बढ़ रहा था। फिर वो हॉली की ओर बढ़ा, हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे उसे देखने दो। मैंने उसे मना नहीं किया। उसने हॉली का पट्टा पकड़ा और मेरे हाथ से खींच लिया। हॉली चिल्लाई और पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे अपनी ओर खींचा और फिर आग की ओर बढ़ने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो हंसा और सूखी खड़खड़ाहट की आवाज। वो बोला, क्या बढ़िया खाना है। तुम्हें मैं धीरे धीरे और क्रिस्पी होने तक भूनने वाला हूं। मैं कई दिनों से भूखा हूं। उसने होली को उसकी गर्दन से पकड़ा। वो अब गुर्रा रही थी, उसके हाथों पर काट रही थी, उसके पैर बेतहासा हिल रहे थे। उसने उसे आग की लपटों के ऊपर रखा और मैं देख सकती थी कि आग उसके फर को झुलसा रही थी। मैं चीखी और उस पर झपटी। हॉली मुड़ी और उसकी कलाई को जोर से काट लिया। उसने उसे गिरा दिया। वो दर्द से चीख रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे बस उसकी पिंडली में जितनी जोर से हो सकता था लात मार दी। हॉली को उठाया और वहां से भाग गई। उसने कहा, तुम चुड़ैल हो। उसकी आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी। भारी बूटों की आवाज फुटपाथ पर जोर जोर से आ रही थी। तुम मुझसे आगे नहीं भाग सकती लड़की। उसकी आवाज करीब आ रही थी। उसने कहा, अपने आप को देखो। लेकिन वो सही था। आधे ब्लॉक के बाद ही मेरे फेफड़े चल रहे थे। मेरे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनका वजन 1 टन हो गया हो। हॉली मेरी बाहों में कांप रही थी। वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं बिना रुके भाग रही थी। फिर मुझे रास्ते में कुछ दिखा। बिना सोचे समझे मैंने मुट्ठी भर पत्थर उठाए और उन्हें अपने पीछे फेंका। मैंने उसे गाली देते हुए सुना। इससे मुझे सांस लेने के लिए शायद 5 सेकंड मिले। एक ब्लॉक नीचे मेरी नजर धुंधली हो रही थी। मेरी छाती ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुचला जा रहा हो, लेकिन हॉली की धड़कन मेरी पसलियों से टकरा रही थी। मैंने अगले कोने पर और पत्थर उठाए, उन्हें अजीब ढंग से फेंका और उसे लड़खड़ाते हुए सुना, यहां वापस आओ। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी। उसकी भी सांस फूल रही थी। मैं अब भी 2 ब्लॉक पीछे थी। मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर में हर सांस लेना एक लड़ाई जैसा लग रहा था। मैं लगभग रो रही थी। फिर मैंने अपनी बिल्डिंग देखी। मुझे बहुत राहत मिली। मैं लड़खड़ा रही थी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मेरी चाबियां भी मेरे हाथ से गिरने वाली थी। लेकिन फिर भी मैंने दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए अंदर गई। उसे जोर से बंद कर दिया। मेरे पैर जवाब दे गए। मैं हॉली को अपनी बाहों में लिए हुए उस पर गिर पड़ी। खिड़की से मैंने उसे ब्लॉक के आधे रास्ते में रुकते देखा। वो कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर हंसा और उछलता हुआ मुड़ा जैसे वो कोई मानसिक बीमार आदमी हो।
मैं होली को पकड़े हुए 1 घंटे तक अपनी फर्श पर बैठी रही और रोती रही। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना चोट या बेहतर जानकारी के वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे अकेले चलने में सावधानी बरतने के लिए कहा। यह सब यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था और मुझे सीधे अपने अपार्टमेंट में छिप जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वो आदमी तेज भाग रहा था, मैं धीमा भाग रही थी, लेकिन मैंने संघर्ष किया और वजन ज़्यादा होने के बाद भी मैं उससे आगे निकल गई। और मुझे उस सुबह कुछ फील हुआ। मुझे फील हुआ कि मुझे शादी के फ़ोटो में अच्छा दिखने के लिए वजन कम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे खुद के लिए और जो मेरे लिए मायने रखते हैं उन्हें बचाने के लिए काफ़ी मजबूत होना चाहिए था। इसलिए मैंने अपने काम के पास जिम में किक बॉक्सिंग की बेसिक क्लास भी ज्वाइन की। ये बहुत मुश्किल है। मैं 5 मिनट बाद ही हाँफने लगती थी। कभी कभी मुझे इतना चक्कर आता था कि मुझे बैठना पड़ता था। एक बार तो मैं वार्म अप के दौरान सच में बेहोश हो गई थी और जब मैं उठी तो ट्रेनर मुझे तौलिए से हवा कर रहा था। लेकिन पता है क्या, मैं लोगों से घिरे जिम में बेहोश होना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि सड़क पर जहां कोई साइको मेरे कुत्ते को पकड़ ले या मेरे साथ कुछ बुरा कर दे। मैं अब पेपर स्प्रे भी रखती हूँ और मैं अब अलग अलग रास्ते अपनाती हूँ। मैं सही पंच मारना सीख रही हूँ और मुझे अपने वजन को कमजोरी के बजाय फायदे के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है ये भी सीख रही हूँ। मेरी बहन की शादी 2 हफ्ते में है। मेरा ये बदलाव कोई चमत्कारी नहीं है। शायद मैं फोटो में उतना अलग ना दिखूं, लेकिन अब मैं बिना रुके 3 ब्लॉक दौड़ सकती हूँ। मैं ठीक ठाक हुक मार सकती हूँ। मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। और हाँ, बुरे दिन अब भी आते हैं। ऐसे दिन जब मैं थकी हुई और दर्द में होती हूँ और सोचती हूँ कि मैं खुद को इस हालत में क्यों डाल रही हूँ। लेकिन फिर मैं हॉली को जिंदा और सुरक्षित देखती हूँ जो मेरे काउच पर लेटी रहती है, और मुझे याद आता है कि मेरे शरीर में तब भी इतनी ताकत थी कि मैंने तब भी हम दोनों को उस आदमी से बचा लिया था। मेरे इसी वजन वाले शरीर ने मेरी किसी प्यारी चीज को बचाया था। मैं लगभग 15 सालों से सीडर पाइन्स मोटेल में कमरे साफ कर रहा हूँ। ये कोई फैंसी जगह नहीं है, बस उन लंबी मंजिला मोटेल में से एक है जो आपको हाईवे किनारे दिखते हैं, जिनके दरवाजे हल्के हरे रंग के होते हैं, और एक आइस मशीन होती है जो तभी काम करती है जब उसका मन करता है। हमारे पास अलग अलग तरह के मेहमान आते हैं। कुछ बस एक रात गुजारने के लिए आते हैं तो कुछ हफ्तों के लिए रुकते हैं। सितंबर की आखिरी में एक शांत दोपहर थी। मैं कमरा नंबर 8 साफ करके वापस आ रहा था, तभी मैंने एक बच्चे को देखा। शायद उसकी एज 5 या 6 साल की थी, जो कमरा नंबर 14 के बाहर आगे पीछे घूम रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो बस खेल रहा है, शायद अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो खेल नहीं रहा था, बस इधर उधर टहल रहा था। और जब मैंने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने बस कंधे उचकाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। वो डरा हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ तो अजीब सा लग रहा था। उस बच्चे का हाथ पकड़कर मैं ड्यूटी पर मौजूद क्लर्क कार्ल को ढूंढने ऑफिस गया। कार्ल इस काम में बहुत सालों से था। उसका सामना ऐसी बातों से अक्सर होता रहता था, इसलिए वो इतनी आसानी से घबराता नहीं है। मैंने उसे उस बच्चे के बारे में बताया। उसने लॉगबुक चेक की। कमरा नंबर 14 पिछली रात एक कपल को किराए पर दिया गया था, जिसके साथ एक बच्चा भी था, और उन्होंने कैश पेमेंट किया था। अब हम तीनों ने मिलकर कमरा नंबर 14 का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। कार्ल ने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने इस बार फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने मुझे घबराई हुई नजर से देखा, फिर अपनी मास्टर चाबी लाकर दरवाजा खोला। दरवाजा आधा खुलने से पहले मुझे बदबू आ गई। वो तेज सड़ी हुई बदबू तो नहीं थी जो तब आती है जब कोई चीज कुछ समय से मरी हुई हो, बल्कि वो बदबू ताजे खून जैसी मेटेलिक गंध की थी। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बिस्तर की चादरें उलझी हुई और दागदार थी। दराजे बाहर खींची हुई थी और कपड़ों चारों ओर बिखरे हुए थे, और एक लैंप गिरा और टूटा हुआ था। मैंने एक दीवार पर खून के छींटे देखे, छोटे छोटे धब्बे जैसे किसी ने लाल रंग में डूबी पेंट ब्रश से छींटे मारे हो। बिस्तर की चादरों पर और भी ज्यादा खून पड़ा हुआ था। खून इतना ज्यादा था कि हम इसे नाक से खून बहना या ऐसी ही कोई मामूली चोट नहीं मान सकते थे। कार्ल ने धीरे से गाली दी और मैं जल्दी से पीछे हट गया ताकि बच्चा ये सब ना देख सके। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे पार्किंग लॉट की तरफ मोड़ा और उसे कहा कि हम बाहर जाकर इंतजार करेंगे। मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। स्कूल के बारे में पूछा और उससे पूछा कि क्या उसे कार्टून पसंद है। उसने मेरी बातों का मुश्किल से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि क्या हुआ है और वो अभी भी उसे समझ नहीं पा रहा था। पुलिस शायद 20 मिनट बाद आई।
पहले 2 डिप्टी कमरे की तलाशी लेने अंदर गए और फिर कुछ ही देर बाद उनके साथ सादे कपड़ों में एक और ऑफिसर आया, जो मुझे लगता है कि एक डिटेक्टिव था। और तभी मुझे पता चला कि यह जरूर कोई बहुत गंभीर बात थी। वही हमसे बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि हमें बच्चा कैसे मिला, उस समय क्या टाइम हुआ था, क्या हमने किसी को आते जाते देखा था। और मैंने उन्हें वो सब बताया जो हम जानते थे। कार्ल ने उन्हें कैश पेमेंट के बारे में बताया और ये भी कि रजिस्टर में कोई कार लिस्टेड नहीं थी। अब जब मेरा पुलिस वालों से बात करना खत्म हो गया तो मैं बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहा। मुझे ऑफिस डेस्क में कुछ पुराने क्रेयन और कुछ कागज की शीट मिली और वो लॉबी की एक टेबल पर बैठकर तस्वीरें बनाने लगा। जबकि पुलिस वाले कमरे के अंदर बाहर आ जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि वो क्या बना रहा है। मैंने देखा कि वो बिस्तर जैसा लग रहा है जिस पर लाल रंग की लाइनें बनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि ये मेरी कल्पना थी या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने शायद अपने माता पिता के साथ कुछ होते हुए देखा हो। कुछ मेहमान शोर सुनकर देखने आए कि क्या हंगामा हो रहा है। पुलिस वाले अपने काम कर रहे थे। तभी कमरा नंबर 6 वाली महिला ने कहा कि आधी रात को जोर की आवाज़ सुनी थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि वो जाग गई थी, क्योंकि आवाज़ सिर्फ एक बार आई थी। इसलिए उसने सोचा कि शायद किसी ने भारी सूटकेस गिरा दिया होगा या शायद उसे वैसे ही कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी। लेकिन ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सच में कुछ भयानक होते हुए सुना था। 2 घंटे बाद चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज में से एक महिला बच्चे से पूछताछ करने के लिए आई। वो हमारे साथ विनम्र लेकिन बहुत स्ट्रांग थी। बच्चे के साथ बहुत सारी प्यारी और मिलनसार थी। उसने बच्चे से कहा कि उसे उसके साथ उसके ऑफिस में कुछ अच्छे लोगों से बात करने जाना होगा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। बच्चा ने बस हाथ पकड़ा और उसकी कार तक उसके पीछे पीछे चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे उसी समय पता चल गया था कि उस कमरे में जो भी हुआ हो वो अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। पुलिस ने उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो चादरें, लैंप, कुछ कपड़े और कमरे से कुछ और चीज़ें ले गए और उसे कुछ समय के लिए सील कर दिया गया। बाद में जब आखिरकार उस रूम को साफ करने के लिए वापस गया तो वो पूरी तरह से खाली था। गद्दा गायब था, पर्दे गायब थे। सबूत के तौर पर जांच के लिए लगभग सब कुछ ले जाया गया था। उन्होंने कालीन पर एक हल्की सी आउटलाइन छोड़ दी थी जहां बिस्तर हुआ करता था। भले ही मैंने उन दागों को घंटों तक रगड़ा, फिर भी मुझे दीवार पर उस लाल भूरे दाग की एक परछाई दिख रही थी। कभी कभी मैं उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ। अगर उसे वो दिन याद आया और उसे कभी पता चला कि उस दिन क्या हुआ था तो उस पर क्या बीतेगी। मैंने अपने समय में बहुत सारी बुरी गंदगी साफ की है। कचरे से भरे कमरे, ऐसे कमरे जहाँ लोगों ने ओवरडोज लिया हो। अरे हाँ, ऐसे कमरे भी जहाँ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कमरा नंबर 14 में कुछ अलग था। उस लड़के के चुपचाप बाहर घूमने के तरीके में कुछ अजीब सा था, जिसे उसे पहले से ही पता था कि वो अकेला है। मैं अभी भी यही काम करता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं बदला है। दरवाजों पर पेंट और भी फीका पड़ गया है और आइस मशीन अभी भी आधे समय काम नहीं करती। मुझे अब भी उम्मीद रहती है, लेकिन उस कमरे के पास से गुजरते समय उस दरवाजे पर बिना नजर डाले नहीं रह सकता। मुझे अब भी उम्मीद रहती है कि वहाँ एक छोटी सी आकृति इंतजार करते हुए इधर उधर घूम रही होगी। पता नहीं वो बच्चा जान गया होगा कि शायद उसके माँ और पिताजी हमेशा के लिए चले गए हैं। पाँच साल तक मैंने एक छोटे से मोटेल में फर्स्ट डेस्क पर काम किया था, जो बिल्कुल सुनसान जगह पर था। वो एक शांत, छोटी सी और थोड़ी पुरानी जगह थी, लेकिन हमारी सफाई वाली रोंडा उस जगह को एकदम चमका कर रखती थी। पतझड़ में हमारे यहाँ शिकारी आते थे, गर्मियों में मछुआरे और कभी कभी आधी रात को ट्रक वाले भी आ जाते थे। हालांकि ये ज़्यादातर एक बोरिंग काम था, लेकिन मुझे इस काम में सेफ फील होता था, इसलिए मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी। लेकिन कभी कभी हमारे उस पुराने पार्किंग लॉट में कुछ बहुत बुरे लोग भी आ जाते थे और उनमें से एक आदमी 1990 साल के बसंत वाले मौसम में आया। संडे की शाम देर हो चुकी थी जब उसकी कार पार्किंग में मुड़ी। वो एक शांत दिन था, शायद उस दिन 4 या 5 चेक इन हुए थे और मैं एक खराब सी कॉफ़ी पी रही थी। तभी एक आदमी मेरे फ्रंट डेस्क पर आया। वो नॉर्मल दिख रहा था, एक आम अधेड़ उम्र का गोरा आदमी जिसने एक बड़ा कोट और लाल टोपी पहनी हुई थी। वो बातों से मिलनसार भी लग रहा था। उसे रात के लिए कमरा चाहिए कहने से पहले मुझे गर्मजोशी से नमस्ते किया। मैंने चेक किया कि कौन से कमरे खाली है और उसे रेट बताया। फिर जब उसने काउंटर पर क्रेडिट कार्ड बढ़ाया तो मैंने उसे मशीन में डाला, लेकिन मशीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा, अरे ये तो अजीब बात है, ये पूरे दिन से तो ठीक काम कर रहा था। फिर उसने मुझसे दोबारा कार्ड ट्राई करने के लिए कहा। मैंने दोबारा ट्राई किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्राई किया और दोनों बार कार्ड रिजेक्ट हो गया। वो आदमी सच में बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपना बटुआ निकाला और जब उसने मुझे कैश दिया तो उसने मुझसे कई बार माफ़ी मांगी।
मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है, उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे एक बड़ी सी मुस्कान दी और थैंक यू कहा। फिर जब मैंने उसे उसकी चाबी दी और उसे कमरा नंबर 6 दिखाया तो उसने मुझे फिर से थैंक यू कहा और हॉल में चला गया। मैं उस रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में थी। जगह की देखभाल करना और वेडिंग मशीन में सब कुछ भरा हुआ है और वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक कर लेती थी। और बचे टाइम में मैं ऑफिस में रखे छोटे से टीवी पर फिल्म देख लेती थी। मैं पार्किंग लॉट पर भी नजर रखती थी ताकि अगर मेहमान आए तो मैं उन्हें आते हुए देख सकूं। लेकिन उस रात जब मैंने पार्किंग में हेडलाइट्स आते देखी तो मैंने ऊपर देखा और पाया कि मेसन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट की सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी। 2 डिप्टी बाहर रुके सभी कमरों पर नजर रख रहे थे। लेकिन एक डिप्टी अंदर आया और मुझसे कुछ घंटे पहले तक रिजेक्टेड क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा। उसे उस कार्ड इस्तेमाल करने वाले से बात करनी थी। जब मैंने लाल टोपी वाले आदमी का जिक्र किया तो डिप्टी ने पूछा कि वो किस कमरे में है। मैं उसे उस कमरे तक ले गई। दरवाजा बंद था लेकिन मैंने उन्हें एक्स्ट्रा चाबी दे दी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और उनकी बंदूकें निकली हुई थी, लेकिन कमरा खाली था। लाल टोपी वाला आदमी जा चुका था। एक डिप्टी ने कहा कि वो शायद पार्किंग लॉट पर नजर रख रहा था और जब वो कारों को आते हुए देखा तो वो अपने कमरे के पीछे की खिड़की से निकल गया। वो अपने पीछे सिर्फ एक आधा खोली नाइट स्टैंड पर पानी की बोतल, बिस्तर के पास मिट्टी वाले जूते और किसी ऐसी चीज की हल्की गंध जिसे मैं तुरंत पहचान नहीं पाई, वो हेयर डाई या किसी केमिकल जैसी गंध को छोड़कर भाग गया था। पुलिस वालों ने मुझसे कमरे से बाहर रहने के लिए कहा जब तक कि पुलिस की दूसरी टीम जगह की तलाशी ना ले ले और सबूत ना ले जाए। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद जब मैं कचरा बाहर निकाल रही थी तब मैं 2 पुलिस वालों को आपस में बात करते सुना और जो मैंने सुना उससे मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक वालों को उस कमरे में एक बैग मिला है और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग विग थी। फोरेंसिक टीम ने कहा कि उन्हें उसकी पुष्टि करने के लिए टेस्ट करना होगा, लेकिन पहली नज़र में ये असली इंसानी वालों जैसा लग रहा था। जब एक पुलिस वाले ने कहा कि मिलने वाली विग में से एक विग लापता महिला के बालों से मिलती है जो 1 हफ्ते पहले गायब हुई थी, और ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती थी। पुलिस वाले और फोरेंसिक वाले कुछ घंटों तक वहीं रहे। वो विग, जूते और यहाँ तक कि पानी की बोतल भी ले गए। मैंने उनमें से एक को कहते सुना कि वह इसका DNA टेस्ट करेंगे, और जब वे चले गए तो मोटेल फिर से शांत हो गया। लेकिन ये बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा था। बस कुछ घंटे पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद साइकोपैथ, ट्रॉफी इकट्ठा करने वाला हत्यारा हो सकता था, जो मुझसे सिर्फ 3 फीट की दूरी पर ही खड़ा था। मैंने उसे चाबी भी दी थी और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया भी था। मैंने उसे गुड नाइट भी कहा था। और उस पूरे समय शायद उस वेग में जो वो ले जा रहा था किसी लापता महिला के बाल थे। ये सोच जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। वो दिखने में बहुत शांत था। कोई उसके साथ लाखों साल रहने के बाद भी उस पर शक नहीं कर सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ऐसा शांत लग रहा था जैसे उसके पास दुनिया का सारा समय हो। मैंने उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं सुना। शेरिफ कुछ दिनों बाद मुझसे कुछ और सवाल पूछने आया, लेकिन उन्होंने उस आदमी को अभी तक नहीं पकड़ा था और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि बाल सच में उस लापता महिला के थे भी या नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने बात की उससे मैं समझ गया था कि शायद मामला खराब था। उसके बाद जब भी कोई उस दरवाजे से चेक इन करने आता था तो मैं उन्हें थोड़ा अलग नज़र से देखती थी। सच कहूँ तो आज भी उस आदमी के बारे में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके जैसे लोग सिर्फ फिल्मों या खबरों में ही नहीं होते। वे बड़े बड़े चेहरों पर मुस्कान लिए सामने के दरवाजे से आते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे अच्छे इंसान हो, और उनको जानने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे उन्हें पहचाना जा सके। और जब पहचान सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 13 साल की उम्र में मुझे लगता था कि मेरी बहन पेट्रिशिया परफेक्ट थी। वो 17 साल की थी, पॉपुलर थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जैक था, जिसे सब बहुत कूल समझते थे। मैं हाई स्कूल में जाकर उसके जैसा बनना चाहता था। फिर जैक ने मेरी बहन को छोड़ दिया। मैंने उन्हें सड़क पर लड़ते हुए सुना था। उसने कहा कि जोई के फिक्र बेहतर है, और वो पेट्रिशिया से खुद को आज़ाद करने के बारे में चिल्ला रहा था। वो इतनी जोर से रोते हुए अंदर आई कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उस रात उसने डिनर में थोड़ा सा ही खाया। जब माँ ने उसे पूछा क्या वो ठीक है, उसने कंधे उचकाकर कहा कि उसे बस सोना है। लेकिन आधी रात को मुझे वॉशरूम में उसकी उल्टी करने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद ऐसा ज़्यादा होने लगा। पेट्रिशिया हमारे साथ डिनर करती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ऊपर जाकर सब उल्टी कर देती थी।
एक बार मैंने उससे पूछा क्या उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। उसने मुझे सख्त चेतावनी दी कि मैं उसके ज़िंदगी से दूर रहूं। मैंने माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी को पेट्रोशिया को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। ब्रेकअप ने उसे परेशान कर दिया था। जब आप जवान होते हैं तो दिल टूटने से उबरने में समय लगता है। काश माँ इन सब बातों को और सीरियसली लेती। एक रात मैं देर तक एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे मुझे सुबह तक पूरा करना था। थोड़ा ब्रेक लेकर मैं स्नैक लेने के लिए नीचे गया। तभी मुझे बेसमेंट में फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मेरी बहन जैसी लग रही थी। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाती हुई दिख रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और सीढ़ियों से नीचे देखा। पेट्रिशिया कंक्रीट पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां की एक गोले में जल रही थी। उसका चेहरा किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर काले मार्कर से एक उल्टा क्रॉस बनाया हुआ था। दीवार पर लाल पेंट जैसे अजीब निशान बने हुए थे। उसके सामने एक व्हाइट कटोरा रखा हुआ था। वो उसमें से कच्चा मांस खा रही थी और ये सब मोमबत्ती की रोशनी में साफ साफ चमक रहा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। मैं डरते हुए उसे आवाज दी, पेट्रिशिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें धसी हुई थी, नीचे काले घेरे बने हुए थे, उसके गाल पिचके हुए थे और वो इतनी पतली हो गई थी कि अब वो पेट्रिशिया जैसे भी नहीं दिखती थी। मैथ्यू, लाल दाग वाले दांत दिखाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? वो क्या है? मैं खुद को परफेक्ट बना रही हूँ। उसने वापस कटोरी की तरफ देखा। जो मेरे साथ गलत है मैं उसे ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा, क्या? ये कच्चा मांस है? क्या तुम पागल हो गई हो? कच्चा मांस शरीर को जल्दी बदल देता है। मुझे ऑनलाइन कुछ ऐसे लोग मिले जो सिर्फ यही खाते हैं और उनके शरीर हफ्तों में बदल जाते हैं। उसने एक और टुकड़ा उठाया, जोर जोर से चबाने लगी। उसकी कलाई से खून टपक रहा था। मैं वापस ऊपर भागा, मम्मी और पापा को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। वे बेसमेंट में गए और मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो पेट्रिशिया को घसीटकर ऊपर ले गए। वो नीचे वापस जाने के लिए पूरे रास्ते लड़ती रही। पापा को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, जबकि वो लगातार चिल्ला रही थी। मुझे जाने दो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे रिचुअल पूरी करनी है। उन्होंने उसे बेडरूम में बंद कर दिया। मैं सुन सकता था कि वो दरवाजे पर खुद को पटक कर रो रही थी और उनसे उसे पूरा करने देने की विनती कर रही थी। माँ ने क्राइसिस हॉटलाइन पर कॉल किया। हॉटलाइन स्टाफ ने हमें सलाह दी कि हम उसे सुबह हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं पाया। सुबह 3 बजे मेरा दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवार में टकरा गया। पेट्रिशिया दरवाजे पर खड़ी थी। वो किसी तरह बाहर निकल गई थी। मेरी खिड़की से आ रही रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। वो पूरी तरह से पागल लग रही थी। वो फुकारते हुए बोली, तुमने उन्हें बताया था ना? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, पेट्रिशिया सुनो, तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। वो बोली, मुझे बस परफेक्ट होना है। वो मेरी तरफ आने लगी और तभी मैंने उसके हाथ में चाकू देखा। वो मम्मी के किचन वाला बड़ा चाकू था। तुम मुझे परफेक्ट बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। वो मेरे तकिए और गद्दे में जाकर लगा। पेट्रिशिया प्लीज रुक जाओ। वो फिर मुझ पर झपटी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चाकू मेरे हाथ में लग गया। वो दर्द बहुत भयानक था। मैं चीख पड़ा। खून बहने लगा। खून मेरे हाथ से बहकर कारपेट पर टपकने लगा। अब वो रो रही थी, फिर से चाकू उठा रही थी। अब वो मुझे भगा देंगे। मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाऊंगी। दरवाजा जोर से खुला। डैड ने पेट्रिशिया को साइड से पकड़ा। वो दोनों जोर से जमीन पर गिरे। चाकू मेरे ड्रेसर के नीचे फिसल गया। मम्मी चिल्ला रही थी, मेरी तरफ दौड़ी और मेरे हाथ कपड़े से दबा दिया। डैड पेट्रिशिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़ती रही, खरोचती रही और उन्हें काटती रही।
उसे काबू करने के लिए 2 पैरामेडिक्स और एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ी। उन्हें उसे वहीं मेरे बेडरूम के फर्श पर बेहोश करना पड़ा। शॉट लगने और ढीला पड़ने के बाद भी उसके होंठ से वही अजीब शब्द निकलते रहे। मुझे 12 टाके लगे। निशान मोटा और उभरा हुआ था। निशान मेरी कोहनी से लेकर मेरी कलाई तक बन गया था। पेट्रिशिया अब 2 महीने से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने हमें बताया कि उसे पूरी तरह से साइकोटिक ब्रेक हो गया था। उसे ब्रेकअप से इनसिक्योरिटीज हुई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे बॉडी डिस्मोर्फिया हुआ था। उसे जो फॉर्म मिला वो एनोरेक्सिया को बढ़ावा देने वाली साइट थी, जिसमें जादू टोने के तरीके मिले हुए थे। ये कमज़ोर लड़कियों को यकीन दिलाता था कि खुद को भूखा रखने और ये रिचुअल करने से वो परफेक्ट हो जाएंगे। वो हफ्तों से सिर्फ कच्चा चिकन और बीफ खा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ और दिन ऐसा करने से कुपोषण या फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो सकती थी। माँ लगातार रोती रहती है। पापा अब मुश्किल से ही बात करते हैं। मैं कभी कभी पेट्रोशिया से मिलने जाता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानती। वो बस दीवारों को घूरती रहती है और परफेक्शन के बारे में फुसफुसाती रहती है। जेक अभी भी जॉय के साथ है। वे इंस्टाग्राम पर खुश कपल वाली फोटो ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसकी बातों ने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद ही ना किया हो। डॉक्टर कहते हैं कि पेट्रोशिया शायद आखिरकार ठीक भी हो जाए, लेकिन वो फिर से पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं कुछ समय से आपके चैनल का फैन रहा हूं। मैंने देखा कि आपने 70, 80 और 90 के दशक में हुए कुछ मर्डर के बारे में खुद बताया है। मुझे लगता है कि हर परिवार की एक कहानी होती है जहां वे किसी बहुत ही बुरे इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। जब आपने बताया कि आप मैरीलैंड पर एक वीडियो बना रहे हैं तो मुझे अपने अंकल रोजर का याद आया। ये उनकी कहानी है। जैसा उन्होंने मुझे बताया था, मैं वैसे ही उनके नज़रिए से इस कहानी को बताऊंगी। ये 29 मार्च 1982 का एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कोलंबिया मैरीलैंड में पला बढ़ा हूँ। कोलंबिया एक शांत सुरक्षित शहर के तौर पर जाना जाता था, जहाँ मिडिल क्लास के परिवार रहते थे और बाल्टीमोर में काम पड़ने पर ही आते जाते थे। बाल्टीमोर वहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। उस समय मैं 17 साल का था और मैं अपनी साइकिल से गांव तक एक पतले रास्ते से जाता था। उस दिन मैं बस वहाँ एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा था। शायद बाद में लोकल आर्केड में कुछ पैसे बर्बाद करके आता। उस दिन माँ हॉस्पिटल में देर तक काम कर रही थी, इसलिए मेरे पास घूमने का समय था। मैं रास्ते का लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। तभी मैंने एक लेडी को आगे चलते हुए देखा। वो शायद 20 साल की थी। उसने हल्की जैकेट और जींस पहनी हुई थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। पहले तो मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि पहले लोग हमेशा गांव के सेंटर तक पैदल ही जाते थे। मुझे खास तौर पर याद है कि वो गाना गा रही थी। गाना धीमा लेकिन साफ सुनाई दे रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका गाना कौन सुन रहा है। मुझे वो गाना पता था। मैं इस गाने को रेडियो पर हर समय बजाता था। मैं तेजी से आगे बढ़कर उसे चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने साइकिल धीमी कर दी। उसने शायद मेरी ब्रेक की आवाज़ सुन ली होगी, क्योंकि जब मैं रुका तो उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसकी नज़र मुझसे मिली। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसकी मुस्कान प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, ओह सॉरी। उसने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, मुझे अपने रास्ते से हटने दो। मैंने बेवकूफ़ी से सिर हिलाया। ऐसा आप तब करते हैं जब आप एक अजीब टीनेजर होते हैं जिसे बड़ों से बात करना नहीं आता। उसने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ गया और गांव के सेंटर की तरफ बढ़ा। उस दिन बाकी समय मेरे लिए बिना किसी घटना के बीता। ये मुलाकात शायद कुछ खास न लगे, लेकिन पता चला कि मैं उस औरत को जिंदा देखने वाले आखिरी लोगों में से एक था। उसका नाम एलानी ली मैकडेनी था। रास्ते में मेरे पास से गुजरने के बाद वो एक कार में बैठ गई, एक ब्राउन फोर्ड एलटीडी। लेकिन कोई भी इस कार को चलाने वाले के बारे में सही नहीं बता सका। बाद में उसकी बॉडी पास के एक खाली प्लॉट में मिली। उसका रेप एंड मर्डर किया गया था। पुलिस की कोशिशों के बावजूद ये केस लगभग 4 दशकों तक अनसुलझा रहा। हत्या के बेरहमी भरी तरीके की वजह से इसने कम्युनिटी पर गहरा असर डाला। उस दिन कोलंबिया शहर की रेपुटेशन खत्म हो गई थी। वो शहर अब सुरक्षित नहीं रही।
2021 में डीएनए सबूतों में एक बड़ी कामयाबी ने हेवर्ड जैक्सन ब्रैडबेरी जूनियर नाम के एक आदमी को इस क्राइम से जोड़ा गया। इस डेवलपमेंट से कुछ हद तक मामला सुलझा, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। असल हालात, संभावित साथी या मैनी को क्यों टारगेट किया गया? इस बारे में ये मर्डर आज भी मेरीलैंड के इतिहास में एक बड़ी अनसुलझी ट्रेजेडी मानी जाती है। मेरीलैंड में बड़े होने के दौरान मेरे साथ कई अजीब और डरावने अनुभव हुए हैं। इस खास घटना ने मुझे सच में डरा दिया था। अब जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है। ये पिछले साल सितंबर की बात है। मजे की बात यह है कि यह घटना शुक्रवार 13 तारीख को हुई। जब यह हुआ तब मेरा बॉयफ्रेंड जैक मिलने आया हुआ था। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब शुक्रवार आया तो चीज़ें बिगड़ गई। जैक और मैंने नई बीटलजूस मूवी देखने के लिए लोकल मॉल जाने का फैसला किया। मैंने फ्लैट ब्लैक स्लीपर्स के साथ एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वहां पहुंचने के लिए हम लिफ्ट लेते थे। पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब हम मॉल के अंदर गए तभी मैंने उस आदमी को देखा। वो 50-60 साल का ओवरवेट आदमी था। उसके बाल ग्रे थे। उसने एक मोटा चश्मा, नीली शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो हमें छिप छिप कर घूर रहा था। फिर हम मॉल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में कुछ खाने गए। जब हम वहां बैठे तो मैंने देखा कि वो आदमी हमारे पीछे वहां भी आ गया। पहले तो मैं उसे बस अजीब आदमी सोचकर नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर मुझे अजीब लगने लगा। हमारे पास अभी भी कुछ समय था, इसलिए हम बुक स्टोर के पास गए। आसपास देखने के बाद हम बाहर निकले और मैंने देखा कि वो आदमी फिर से हमारा पीछा कर रहा है। मैं जैक से कुछ कहती इससे पहले मुझे अचानक रेस्टरूम जाना पड़ा। उस समय मुझे चाइनीज खाकर पछतावा हो रहा था। जैक रेस्टरूम के बाहर इंतजार कर रहा था, इसलिए वो आदमी मेरे पीछे वहां नहीं आ सकता था। लेकिन उस आदमी में कुछ ऐसा था जिससे मैं सच में घबरा गई। मुझे लगा कि वो शायद इंतजार कर रहा था कि कब जैक मुझे छोड़कर चले जाए और मैं अकेली हो जाऊं। इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, जब मैं बाहर निकली तो मेरा पीछा करने वाला कहीं नजर नहीं आया। मुझे राहत की सांस मिली। जैक और मैं मूवी देखने गए और मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। जब तक एंड क्रेडिट्स चल रहे थे, मैं चश्मे वाले उस आदमी को लगभग भूल ही गई थी। ये तब तक था जब तक हम जाने के लिए उठे नहीं। और जैसे ही हम उठे, मैंने उसे हमसे कुछ लाइन पीछे बैठे देखा। वो फिर से सीधे मुझे घूर रहा था। मैं इतनी डर गई थी कि मैं थिएटर से बाहर भागी और अपनी माँ को फ़ोन करने के लिए लॉबी में गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बुलाओ, लेकिन तब तक मॉल बंद हो चुका था। मुझे कोई गार्ड नज़र नहीं आया। बाहर निकलती भीड़ में वो आदमी मेरी नज़र से ओझल हो गया था। आखिरकार हम लिफ्ट लेकर अपने घर वापस आ गए। घर के रास्ते में मैंने देखा कि एक नीली कार हमारा पीछा कर रही है। मुझे लगा कि वो गाड़ी वही आदमी चला रहा है। आखिरकार वो कार मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर दूसरी गली में मुड़ गई। उस रात के बाद कभी कभी मुझे अपने घर के बाहर गली में वही नीली कार खड़ी दिखती थी। शायद वो मेरा डर हो सकता है, लेकिन जब भी मैं दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ या शहर में कुछ काम से जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं ये कहानी एक चेतावनी के तौर पर शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखें। भले ही आप डेट पर हों या उन लोगों के साथ हो जिन पर आप भरोसा करते हैं, आपको कभी नहीं पता होता है कि आपको कौन देख रहा है। डरने की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। मैं उस वक्त 19 साल की थी। तब मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों बाल्टीमोर में रहते थे, मैं मेरीलैंड में रहती थी। मैंने उस शहर में ज़्यादा समय नहीं बिताया, तो मुझे उस शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि यहाँ के कुछ इलाके पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं उस दिन सीधे अपने भाई के घर जा रही थी। तभी मैं गलत सड़क पर मुड़ गई। उस सड़क पर खाली पड़े हुए गैस स्टेशन,
अजीब सी बार और काफ़ी सारे बंद घर थे। सड़क के बीच में कुछ आदमी घूम रहे थे जो भूरे कागज के बैग से शराब पी रहे थे। मुझे लगा कि मैंने उस रास्ते पर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन घबराने की बजाय मैंने एक खाली पड़े हुए गैस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी की जहां पियोन्स के बैंक था। मैंने अपनी गाड़ी लगभग 10 फीट दूर पार्क की और मैं अपने भाई को फ़ोन करने के लिए गाड़ी से बाहर निकली। मैंने अपने भाई को कॉल किया। ये 30 साल पहले की बात है, तो उन दिनों सेलफोन नहीं होते थे। क्योंकि मेरा भाई शहर को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मेरे उस सड़क पर होने का सुनकर मेरा भाई परेशान हो गया। ये मेरा पहली बार था जब मैं ऐसे गाड़ी चलाकर कहीं जा रही थी। जैसे जैसे वो मुझे डायरेक्शन देता रहा, मैं उसे लिखने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने अपनी कार की तरफ देखा। सड़क पर चल रहे 3 आदमी अब मेरी गाड़ी से सटकर खड़े थे। 2 पैसेंजर साइड पर और एक मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे से सटकर खड़ा था। वही मुझे हाथ क्रॉस करके घूर रहे थे। मैं चुपचाप रोने लगी। शुक्र है कि उस समय मैंने सनग्लासेस पहने हुए थे। मेरा भाई ने मुझे सिसकते हुए सुना और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं तो बस तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं उसे बता नहीं सके कि मेरे साथ क्या हो रहा था। वो आदमी मेरे बहुत पास खड़े थे और वो मेरी सारी बातें सुन सकते थे। मैंने बाकी डायरेक्शन लिखे, नोट अपनी जेब में रखा और अपनी कार की तरफ वापस चलने लगी। मेरे दरवाजे से सटकर आदमी ने ऊपर देखा और मेरे गाल से आंसू पोंछे। फिर उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अभी तक तो कुछ भी बुरा हुआ नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने जवाब दिया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को गोली मार दी है और पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कह पाई थी कि वो तीनों आदमी पूरे रफ्तार से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अगर उस वक्त मेरे भगवान ने मुझे ये झूठ बोलने का आइडिया नहीं दिया होता तो कौन जानता है उस दिन मेरे साथ क्या हो सकता था। मैं मेरीलैंड के एक अच्छे मोहल्ले में पली बड़ी थी जो वाशिंगटन डीसी के बॉर्डर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। हमारे इलाके में कभी कोई सीरियस क्राइम नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी जब लोग अपनी कार के दरवाजे खुले छोड़ देते थे तब छोटी मोटी चोरियां हो जाती थी। ये 1993 में अक्टूबर के एक शनिवार का दिन की बात है। तब मैं 8 साल का और मेरा भाई जेम्स 12 साल का था। हम उसके दोस्त के घर से स्ट्रीट हॉकी खेलकर निकले। हमें 5:30 बजे तक घर वापस आना था। उसका घर एलिमेंट्री स्कूल से कुछ ब्लॉक ही दूर था और सड़क के उस पार एक बहुत बड़ा पार्क था। उस सड़क के किनारे एक बाड़ बनी हुई थी जो पार्क के एंट्रेंस से लेकर बंद गली तक फैली हुई थी। हम वहीं रहते थे। मैं और मेरा भाई पास के एक 4-वे स्टॉप पर पहुंचे और देखा कि वहां एक सफेद 1990 टोयोटा कैमरी खड़ी थी। हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और स्कूल की तरफ फुटपाथ पर चलते रहे। मैं वाशिंगटन रेडस्किंस के बारे में बात कर रही थी। मैं भाई से पूछ रही थी कि हम आर्ट मॉन्क का ऑटोग्राफ कैसे ले सकते हैं। वो एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर है। मैंने देखा कि जब मैं बड़बड़ा रही थी तो जेम्स अजीब तरह से चुप था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरी बात सुन रहा है। उसने जवाब दिया, बोलते रहो, नॉर्मल रहो और पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है? मैंने कन्फ्यूजन और नर्वस होकर जवाब दिया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? जब से हमने वो गाड़ी देखी थी मेरा भाई उस पर ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे वो गाड़ी अब हमारे पीछे आ रही थी। हम शांति से अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलते रहे। जैसे हम स्कूल के पास पहुंचे मेरे भाई ने मुझे रोक दिया। मैं तुरंत वहीं रुक गई। जेम्स पीछे मुड़ा और ड्राइवर की तरफ देखा। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या देखने की कोशिश कर रहा था। शायद वो देखना चाहता था कि अगर हम सड़क पार करके पार्क की तरफ जाना चाहें तो ड्राइवर कैसा रिएक्ट करेगा। हालांकि जब हम रुके तो कार भी रुक गई। मैंने देखा कि कार को एक औरत ड्राइव कर रही थी जिसके बाल भूरे रंग के थे। वो बिना पलक झपकाए बस सीधे सामने देख रही थी, ना वो हमारी तरफ ना साइड में, वो बस सीधे देख रही थी। उसके साथ बैठा हुआ आदमी, वो देखने में डरावना था। उसके बाल लाल और लंबे थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। सच कहूं तो वो एक शैतान जैसा लग रहा था। उसे अच्छी तरह से देखने के बाद मैं घबरा गई। मेरी सांस धीमी और पैर सुन्न हो गए।
जैसे ही मैं भाई की तरफ देखने लगी उसने कहा, बस चलते रहो। उस दिन की अजीब बात यह थी कि सड़क पर और कोई भी कार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूतिया शहर हो। उस दिन बस हम और वो कार वाले लोग थे। हम अगले ब्लॉक की तरफ चलते रहे जब अचानक गाड़ी दूसरी लेन में जाने लगी और वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे भाई ने चारों ओर देखा और कहा, 3 गिनने पर मेरे पीछे जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उसने गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 हम दौड़ते हुए निकले। मेरा भाई आगे दौड़ रहा था और मैं उसके साथ दौड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी गाड़ी ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। जेम्स भागकर सड़क पार की, लेकिन मैं उस कार से टकराते हुए बाल बाल बची। गाड़ी घूमी और फिर से हमारे पीछे आने लगी। मेरा भाई तेजी से बंद गली की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे भागने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वो हमारे फ्रेंड के घर की तरफ भाग रहा है जो इसी ब्लॉक में रहता था। जैसे ही हम उसके दरवाजे पर पहुंचे, हमने तुरंत बेल बजाना और पागलों की तरह सामने का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी गाड़ी वहां आई और कार से वो आदमी बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, मेरे फ्रेंड के पापा दरवाजा खोले। फिर हम अंदर भागे। ये देखकर वो आदमी वापस कार में बैठ गया और वे तेजी से भाग गए। जैसे ही कार तेजी से निकली, मेरे फ्रेंड के पापा कार की तरफ दौड़े नंबर प्लेट नोट करने के लिए। मैं और मेरा भाई बहुत डर गए थे। भले ही हम सिर्फ एक ब्लॉक दूर रहते थे, लेकिन हमें अब अपने घर तक जाने में भी डर लग रहा था। हमने अपने पापा को हमें लेने के लिए बुलाया। हमने पुलिस को कॉल किया और रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगले सोमवार हमने एलिमेंट्री स्कूल को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में पब्लिक को बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बाकी पेरेंट्स को एक लेटर भेजा और पुलिस ने आस पड़ोस में ज़्यादा पेट्रोलिंग शुरू कर दी। उसी हफ्ते 3 और केस रिपोर्ट दर्ज हुए, जिनमें एक सफ़ेद गाड़ी बच्चों का पीछा कर रही थी और उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने एक केस और सुना, जहां हमारे एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा डरावना था, जिसमें बच्चे बैकयार्ड से कूद रहे थे क्योंकि कैरेट टॉप उनका पीछा कर रहा था। उस हफ्ते के बाद सब कुछ आखिरकार शांत हो गया, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद वे किसी दूसरे शहर में चले गए थे और वहाँ भी वही करने की कोशिश की होगी। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने हमारे आस पड़ोस को पूरे 1 साल तक डराए रखा और चीज़ों को फिर से नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगा। मैं वेस्टर्न मैरीलैंड के पहाड़ों में रहती हूँ। कुछ महीने पहले एक दोस्त के साथ हाइकिंग पर गई थी। हम एक 8 MI के लूप में लगभग 6 MI आगे बढ़ चुके थे। ये हमने पहली बार किया था। हमने एक चोटी पर रुककर कुछ फोटो लेने का फैसला किया। रास्ते में एक पार्क था जिसमें बेंच, टेबल और पार्किंग लॉट था। हम कुछ तस्वीरें लेने के बाद बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक आदमी पार्किंग लॉट में अकेला घूम रहा है। वो बिना किसी बात के इधर उधर घूम रहा था और अपने पैरों को घूर रहा था। मुझे जो बात कंफ्यूज कर रही थी वो ये थे कि उस आदमी के जीन्स और बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी और ये हाइकिंग के कपड़े नहीं थे। हम पगडंडी के आखिरी 2 मील के हिस्से पर चले गए। यह हिस्सा पार्क के हेडक्वार्टर और पहाड़ की तरफ नीचे की ओर जाता था। आखिर में एक दूसरा पार्किंग लॉट है जहां हमारी कार पार्क थी। ऊंचाई से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती और रास्ता बहुत छोटा होने की वजह से आपको एक लाइन में चलना पड़ता है। मैं आगे चलती हुई अपने फ्रेंड से बात कर रही थी जो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। जब मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी उसके पीछे और बहुत नजदीक चल रहा था। मुझे तुरंत एक अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने देखा कि उसके पास ना तो बैकपैक था और ना ही हाइकिंग का सामान था और उसने बूट्स भी नहीं पहने हुए थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे सच में डरा दिया। आगे थोड़ा और चलने के बाद वो बहुत करीब आकर पीछे चलता रहा।
मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे अपना जूता बांधना है और मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं उस रास्ते से हट जाऊं और वो आदमी आगे निकल जाए। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इसलिए पीछे पीछे आ रहा था क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था और इसलिए वो हमसे आगे नहीं निकल पा रहा था। हम रास्ते से हट गए। जब मेरी दोस्त ने उस आदमी को प्यार से हेलो कहा तो वो चौंक गया। वो बस हमें घूरता रहा। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में एक छड़ी थी, लेकिन बिना कुछ कहे वो हमसे आगे निकल गया। हमने वही इंतजार किया ताकि वो हमसे कुछ दूर और आगे निकल जाए, लेकिन उसकी चाल तुरंत धीमी हो गई। हमने थोड़ी देर और इंतजार किया और वो रास्ते के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुंच गया। हम उस आदमी को अभी भी देख सकते थे। तभी वो मुड़कर हमारी तरफ देखा। हमने तय किया कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है और हम बस आदमी को अपने आसपास दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए हम मुड़े और उस रास्ते से वापस पार्क की ओर मुड़ गए। कुछ मिनट चलने के बाद मैंने पीछे देखा तो वो आदमी उसी रास्ते पर आगे जा रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड से थोड़ा तेज चलने को कहा। हमने गाड़ी बुक की और पार्किंग एरिया में वापस आ गए। फिर इंतजार करने लगे। हमने सोचा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए ताकि हम देख सके कि वो फिर से वापस आता है या नहीं। यहाँ आसपास और भी लोग थे, इसलिए हमें यहाँ इंतजार करना ज़्यादा सेफ लगा। लगभग 20 मिनट बीत गए और वो वापस नहीं आया। हम इस बारे में बात करने लगे कि हो सकता है वो ट्रेल पर चलता रहा और अब बहुत दूर चला गया होगा, या शायद हम पर हमला करने के लिए किसी और सुनसान जगह पर इंतजार कर रहा हो। फिर हमने उस दिशा में ट्रेल से एक बूढ़े जोड़े को आते देखा। जब वह पास आए तो पूछा कि क्या उन्होंने ऊपर जाते हुए किसी आदमी को देखा है। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने लगभग आधे रास्ते में एक चट्टान पर एक जवान आदमी को बैठे देखा था। उन्होंने उस आदमी के बारे में बताया जो हमारा पीछा कर रहा था। हमने उसके साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया और हम उस आदमी के बारे में बात ही कर रहे थे। तभी उस औरत के पति ने बीच में टोकते हुए कहा, हमें रेंजर को बुलाना चाहिए। वो बस वहाँ बैठा ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक चाकू भी था और ऐसा लग रहा था कि वो उस चाकू से अपनी छड़ी को तेज कर रहा था। ये सुनने के बाद हमने एक रेंजर को फ़ोन किया। उस अच्छे कपल ने हमें कार तक पहुंचाया ताकि हम सुरक्षित पहुंच सके। रेंजर्स ने बाद में हमसे कांटेक्ट किया। वे उस रास्ते पर गए, लेकिन तब तक वो आदमी बहुत दूर जा चुका था। काश मुझे पता होता कि वो कहाँ गया था, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जब खतरे को भांपने की बात आती है तो मेरी अंदर की आवाज़ सही होती है। Like and subscribe the channel Creepy Corn.